गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज नैंसी बजाज फ्रॉम टिप्स फॉर करियर इंस्टीट्यूशन। तो हमने बीएड की कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की सेकेंड यूनिट में बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करे थे। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1922। तो ये एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था जो हमें 1922 में मिला था। बेसिकली ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अब ये ऑपरेशन क्यों था, बेसिकली क्या था, 1987 और 88 की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी स्कूल जो थे उस टाइम पर वहां पर बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं थी। बच्चों को बैठने के लिए बेंचेस नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ब्लैक बोर्ड नहीं था, टेक्स्ट बुक्स नहीं थी। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना उस टाइम पर, वो फैसिलिटीज बच्चों को वहां पर नहीं मिलती थी। तो क्या था, आपका गोल प्री डिटरमाइंड था, ठीक है, बच्चे रेडी थे पढ़ने के लिए, एक पूरे स्कूल में एक टीचर होती थी, सिंगल टीचर का रूल था, ठीक है, पर बच्चों के पास बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं थी। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था 1922 में, ताकि जो बेसिक फैसिलिटीज बच्चों को मिलनी चाहिए स्कूल में, उसके ऊपर गवर्नमेंट बात कर सके, गवर्नमेंट को ये पता चल सके कि कितने नंबर ऑफ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों के पास लीस्ट फैसिलिटीज भी नहीं है। तो इसके लिए कोलैबोरेशन में काम किया गया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना रोल प्ले करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, और मिलकर ये जो बेसिक फैसिलिटीज थी इन स्कूल्स में उसको पूरा करने की पूरी अपनी मदद करी। साथ में उस टाइम पर क्या था, सिंगल टीचर का रोल था, पूरा स्कूल एक ही टीचर संभाल रहे थे। तो ये प्रेफरेबल था अकॉर्डिंग टू ब्लैक बोर्ड 1922 में कि सिंगल टीचर का रोल हटाकर एक टीचर और वन एडिशनल टीचर प्रोवाइड कराई जाए, और प्रीफरेबली विमेन टीचर प्रोवाइड कराई जाए, ताकि बच्चों को ज्यादा फैसिलिटीज मिल सके, काम जो है और अच्छी और आसानी से हो पाए, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, नोटबुक्स, बुक्स, ठीक है, बेंचेस, ये सारी चीजें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक स्कूल की, वो उनको प्रोवाइड कराई जाए। तो ये सारी चीजें थी हमारी ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन में। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको अच्छी तरीके से इसको एलैबोरेट करके लिखना है, इसमें लॉन्ग कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नवोदय विद्यालय। अब ये जो टॉपिक है ये भी 4 नंबर का ही आता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इसमें से, ठीक है। तो ये वो विद्यालय हैं, ये वो स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट ने हर एक रूरल एरिया में खोलने का डिसाइड किया था कि हर गांव में एक नवोदय विद्यालय होना ही चाहिए, ताकि उस गांव के बच्चे उस स्कूल में एडमिशन ले सके और हर गांव में एजुकेशन जो है वो स्प्रेड हो सके। तो नवोदय विद्यालय वो स्कूल है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हर एक रूरल एरिया में एक नवोदय विद्यालय तो होना ही चाहिए, ठीक है। ये जो थे वो एफिलिएटेड थे सीबीएसई के अंडर, ठीक है, ये जो स्कूल्स थे वो सीबीएसई के अंडर एफिलिएटेड थे। हर गांव में एक नवोदय विद्यालय था। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट थे, ठीक है, ये कोई भी फी चार्ज नहीं करते थे, ये फ्री एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराते थे, ठीक है। फैसिलिटेटिव फॉर द टैलेंटेड स्टूडेंट्स, अब इनका क्या मोटिव था कि जो भी बच्चों के टैलेंट है, रूरल एरिया में बच्चों में जो भी टैलेंट है वो उभर के बाहर आ सके, तो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ये काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड किया करते थे, ठीक है। अब क्वालिटी एजुकेशन इनका मेन एजेंडा था कि बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए, रादर हम क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो नवोदय विद्यालय वो स्कूल्स थे, हर गांव में एक स्कूल था, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो एनरोल हो सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो एजुकेशन को एक्वायर कर सके, ठीक है। सीबीएसई के अंदर एफिलिएटेड थे, कोई फी चार्ज नहीं करते थे, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड कराते थे, और साथ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बच्चों को दिया करते थे। अब अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का, तो इन सभी पॉइंट्स को एलैबोरेट करके आप एक अच्छा क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीसीई, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन 1992। तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हमें कब मिला था, 1992 में। अब ये 3 जो मेजर वर्ड्स हैं हमारे एक ही सेंटेंस में, इनका मीनिंग क्या है। सीसीई पैटर्न जो अब भी हमारा चल रहा है, हमारी एग्जामिनेशन पॉलिसी में सीसीई फॉलो होता है।
ठीक है, ये क्या है, इसकी क्या नीड थी, अभी हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव। हमारी एजुकेशन पॉलिसी ना सिर्फ स्कॉलस्टिक बट को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज में एनकरेजमेंट देना चाहिए। हमारे स्कूल्स में सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए पर साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, करिकुलर एक्टिविटीज के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज भी यहाँ पर होनी चाहिए। मतलब बच्चे को सिर्फ किताबी कीड़ा ही नहीं बनाना, पर उसके साथ जितनी भी क्रिएटिव एक्टिविटीज है हमारे स्कूल को वो भी प्रोवाइड करानी चाहिए। तो सिर्फ स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज की ही नहीं, हम को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें सम टोटल ऑफ स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक या फिर करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में आप बात करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस। जैसे हमने डिस्कस करा CCE, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, राइट, या फिर कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो रेगुलर या फिर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है वो रेगुलरिटी से ग्रोथ करता है, राइट। हमारी जो एजुकेशन है वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। साल में एक बार पढ़ोगे तो कहाँ से अच्छे से पढ़ पाओगे? वही चीज अगर आप टाइम टू टाइम हर 15 दिन में आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, हर महीने आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई से रेगुलरिटी में रहोगे, राइट। तो पढ़ाई में रेगुलरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जो है वो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन शुड बी ऑन द रेगुलर बेसिस। द एग्जाम पैटर्न शुड बी डिजाइन इन सच अ वे कि बच्चे जो है वो रेगुलरिटी बेसिस पे एजुकेशन से कनेक्टेड रहे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन हमारा ये होता है कि आपने जैसे अपने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, आपने क्लासरूम में 40 बच्चों को एक टॉपिक समझाया, एक चैप्टर समझाया। इवैल्यूएशन इज द वे कि आप ये जानने की कोशिश करो कि उनमें से कितने बच्चों को वो चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। ये चीज अब आप टाइम टू टाइमली दूसरे तरीकों से तो नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या कंडक्ट करते हैं, हमारे शॉर्ट टर्म एग्जामिनेशन लेते हैं, जैसे 20 मार्क्स के एग्जामिनेशन ले लेते हैं, जो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, रेगुलरिटी बेसिस पे होते हैं। जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ, आपका उसका फॉर्मेटिव आ जाता है, ठीक है, या फिर 2 चैप्टर खत्म हुए, फॉर्मेटिव आ जाता है। उससे क्या रहता है कि बच्चे जो है वो पढ़ाई के लेकर रेगुलर रहते हैं। ठीक है, बच्चों को पता है कि अब नेक्स्ट मंथ फिर से हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स खत्म हो गए, 15 दिन बाद फिर से एग्जाम्स आ रहे हैं। तो बच्चे जो है वो एजुकेशन के साथ रेगुलरिटी में जब तक कनेक्टेड रहते हैं तब तक वो अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं। अब पहले क्या होता था, एग्जाम पैटर्न क्या था कि पूरे साल में एक ही बार एग्जाम्स होते थे, फाइनल। ठीक है, तो बच्चा पूरा साल ना पढ़ के एंड टाइम पर रट्टे मार लेता था, क्रैमिंग कर लेता था। हमें क्या पता वो पूरा साल पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर नया फॉर्मेट आया कि आधा सिलेबस अलग कर दो, एक मिड टर्म असेसमेंट लेंगे और एक फाइनल टर्म असेसमेंट लेंगे। तो उसमें क्या हुआ था कि आधे टाइम पर भी बच्चों को एक प्रेशर, देखो एक तो सिलेबस बढ़ गया और बच्चे जो है वो मिड टर्म में भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, फाइनल में भी उतनी मेहनत कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, हमारे पास आया CCE, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। मतलब बच्चों के साथ रेगुलरिटी में इवैल्यूएशन होना चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो आप क्लास में समझा रहे हैं कितने बच्चों को वो टॉपिक क्लियर हो पा रहे हैं। ये नहीं कि सीधा आपने फाइनल से ले लिए, ऐसा नहीं करो। एक एक चैप्टर समझाओ, उनके रिलेटेड टेस्ट होने चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट होने चाहिए, 20 मार्क्स के टेस्ट ले लो, वाइवा ले लो, ताकि बच्चा जो है वो रोज पढ़ाई करे, ना कि सिर्फ साल के एंड में एग्जाम्स की टेंशन ले। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है ये जानना कि जो आपने समझाया है वो कितने बच्चों को समझ में आया है, क्या आपको पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंज करना है। ये आप कब समझोगे, अगर आपने सीधा फाइनली पेपर ले लिए तो बच्चा तो या तो पास होगा या फेल होगा, है ना। तो आप अपने प्रोसीजर को चेंज तो कर ही नहीं सकते। तो अपना प्रोसीजर आप कब चेंज कर सकते हो, जैसे आपने 20 मार्क्स के एग्जाम्स ले लिए, अब आपको पता है कि बच्चे की ग्रामर की इस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया आपका इवैल्यूएशन। कॉम्प्रिहेंसिव होता है कि बच्चा जो है वो करिकुलर एक्टिविटीज में भी उतना ही पार्ट ले, साथ में को
करिकुलर एक्टिविटीज में भी उतना ही पार्ट ले। तो हमारी सीसीई क्या कहती है कि भाई एक तो स्कूल को करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज पे फोकस करना चाहिए, ये नहीं कि बच्चे को किताबी कीड़ा बना दो, नहीं, को करिकुलर एक्टिविटीज, क्रिएटिव एक्टिविटीज, बच्चे को सारी फैसिलिटीज दो, स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ाओ, सिंगिंग, डांसिंग, कंप्यूटर, सब में आगे बढ़ाओ, ठीक है। सिर्फ एक ये नहीं कि टेक्स्ट बुक पढ़ा दिया, वो नहीं, साथ में कॉन्टिन्यूअस, लगातार, ये नहीं, रेगुलरिटी रखो बच्चे को पढ़ाई की, ये नहीं कि मतलब बिल्कुल साल के एंड में आपने एग्जाम ले लिया, नो, और इवैल्यूएशन। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक हमारा चलता आ रहा है कि हम इसी हिसाब से एग्जाम पैटर्न्स देते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, समेटिव असेसमेंट होते हैं। फॉर्मेटिव होते हैं आपके 20 मार्क्स के, एफए जिन्हें हम कहते हैं, या फिर पीए जिन्हें हम कहते हैं आप, ठीक है, पीरियोडिक असेसमेंट्स, जिसे हम पीए भी कह सकते हो। और उसके बाद हमारे 80 मार्क्स के या 90 मार्क्स के समेटिव होते हैं, जिसे हम ऐसे कहते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका, ये 2 बार होते हैं, मिड टर्म में होते हैं और फाइनल होते हैं, राइट। और ये हर चैप्टर वाइज होते हैं। तो इससे क्या होता है, ये हो गया आपका पीरियोडिक असेसमेंट। इसको आपको पता है कि आपको अपने आप को करेक्ट कैसे करना है, कौन से सेक्टर में आपकी कमी है, ताकि आप अगली बार उसको इम्प्रूव कर सको। तो यही पैटर्न अभी भी चलता आ रहा है, इसलिए दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। CCE, Continuous and Comprehensive Evaluation, that comes under 1992. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीलिंकिंग डिग्रीज विद जॉब्स। अब बेसिकली क्या है कि इस टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है। आपको खुद ही इस टॉपिक को एलैबोरेट करके पॉइंट्स में आप डाल सकते हो कि उस टाइम क्या था, कि स्कूल में ऐसे बेसिकली क्या होना चाहिए, जो डिग्रीज है उन्हें और जॉब्स को एक दूसरे के से अलग कर देना चाहिए। ये नहीं कि डिग्री के बेसिस पे ही जॉब्स मिल रही हो, बच्चे को जॉब्स मिलनी चाहिए उनकी स्किल्स के ऊपर, ठीक है। तो डिग्री और जॉब्स को एक दूसरे से सेपरेट करने की बात हुई थी, डी लिंक करने की बात हुई थी, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बच्चे ऑफ डिग्रीज लिख के आप उनको जॉब दे दो, उनको कुछ ना आता, राइट। तो मतलब बेसिकली स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन से ज्यादा उसके स्किल्स को महत्व या फिर इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, ताकि जो एलिजिबल लोग हैं जिनमें क्रिएटिव माइंड है उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सके, ठीक है। बच्चा ऐसा भी तो होता है ना कि कुछ बच्चे बिल्कुल ही क्रामिंग होती है, किताबी कीड़ा होते हैं, ठीक है ना, उनके पास बंच ऑफ डिग्रीज हो सकती है पर वो क्रिएटिव माइंडसेट नहीं रखते। तो बच्चे जो डिग्रीज से हटकर जो स्किल्स में एफिशिएंट है, ठीक है, तो जो एक्चुअल में एलिजिबल लोग हैं उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, रैदर कि आप डिग्रीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो कि जितनी ज्यादा डिग्री है उन्हीं को जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्किल्स है, मेन प्रायोरिटी शुड बी फोकस ऑन स्किल्स। तो जिन लोगों के पास स्किल्स हैं हमें उनको नौकरियां देनी चाहिए, सिर्फ डिग्रीज पे फोकस नहीं होना चाहिए। बंच ऑफ डिग्री जो है उससे बेहतर है इंसान की स्किल से उसको जज किया जाए। तो वहां पर क्या बात हुई थी, डी लिंकिंग डिग्रीज विद जॉब्स की। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर भी इसको आपको अपने तरीके से इलैबोरेट करके एग्जांपल्स देके आप इसको समझाना है, ताकि 4 नंबर के अकॉर्डिंग आप एक पेज उसमें कवर कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। आज हमने हमारी सेकेंड यूनिट कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की कंप्लीट कर ली है। हम आगे भी वीडियोस डालेंगे, थर्ड यूनिट हम नेक्स्ट क्लास में शुरू कर लेंगे। तो अगर आपको हमारी कोई भी प्रीवियस वीडियोस देखनी है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।